आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब 5 रोजा दौरे पर इराक जा। इससे पहले भी इन्होंने एक लंबा दौरा चीन का किया, वो हमारे सामने है। कभी ये दुबई चले जाते हैं, कभी हमारे वजीर आजम साहब किसी और मुल्क में चले जाते हैं। मेरी समझ से बाला तारा है कि इराक जैसे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सदर को 5 दिन गुजारने की कौन सी ऐसी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने शफी जान साहब का नाम लेके एक बाकायदा पूरी प्रेस रिलीज जारी की। इस सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है। बुनियादी तौर पर पलवशा खान साहबा ये कह रही कि सरकारी खर्चे के ऊपर एक सड़क बनाई गई है जिसका फायदा एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को हो रहा है। वो जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है वो बुनियादी तौर पे है अलीम खान साहब की। तो इतने ज्यादा महाज या इतने ज्यादा एकदम से फ्रंट खोलना मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए मुनासिब है, और स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब 5 रोजा दौरे पर इराक जा रहे हैं। अब इराक में ऐसा कौन सा काम है कि हमारे सदर साहब को वहां पे 5 दिन गुजारने की जरूरत है। इन 5 दिनों में उन्होंने कौन से इराक के अंदर दौरे करने हैं, किससे मिलना है, कौन से ऐसे मुआहदे करने हैं, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आनी है जिसके लिए 5 दिन का क्याम जरूरी है। इससे पहले भी इन्होंने एक लंबा दौरा चीन का किया, वो हमारे सामने है। कभी ये दुबई चले जाते हैं, कभी हमारे वजीर आजम साहब किसी और मुल्क में चले जाते हैं, कभी एक सूबे की वजीर आला उठती हैं तो जहाज लेके जापान चली जाती हैं। जितने गैर मुल्की दौरे ये हुक्मरान कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी माजी की हुकूमत में इतने ज्यादा गैर मुल्की दौरे हुए होंगे। अब बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि इस दौरे में इनके साथ कौन कौन जाएगा। क्या खानदान के लोग जाएंगे? इन्होंने अपनी बेटी को तो वैसे ही खातून अव्वल बनाया हुआ है, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को, क्या वो भी साथ जा रही हैं? और कौन कौन जाएगा? और एक अगेन वही बात जो मैंने पहले कही, मेरी समझ से बाला तारा है कि इराक जैसे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सदर को 5 दिन गुजारने की कौन सी ऐसी जरूरत है, कौन सा ऐसा मसला है जो उन्होंने वहां पे हल करना है कि उन्होंने 5 दिन वहां पे गुजारने, और इस दौरे के ऊपर कितना खर्चा आएगा। मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की थी कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं उन्होंने इस साल अब तक 50 से ज्यादा दिन मुल्क से बाहर गुजारे, और गुज़िश्ता बरस जब से वो वजीर आजम बने हैं उन्होंने 38 गैर मुल्की दौरे किए। अब इन सारे दौरों के नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला, और उसके साथ साथ जो हमारे सदर साहब हैं इनका रन रेट भी बड़ा अच्छा है। ये तो मेरे ख्याल में खेलते ही टेस्ट मैच हैं, ये जब भी जाते हैं लंबा दौरा बाहर करके आते हैं। और आप देखते हैं जनाब इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, क्या कुछ होता है। लेकिन वंस अगेन ये लम्हा फिक्री है कि ऐसा मुल्क जहां पे हम रोज कहते हैं जी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास सरमायाकारी नहीं आ रही है, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, वहां पे जो हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरे हैं उनकी कोई कमी नहीं है, उनका जो रन रेट है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, दूसरी खबर शफी जान साहब के हवाले से है। हसन अयूब साहब ने भी उसके ऊपर कमेंट किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि जो इंतखाबी अमल हुआ था, यानी हालिया जो जिमनी इंतखाबात हुए थे, हरीपुर में जो इंतखाब हुआ, उसके हवाले से झूठे और बेबुनियाद किस्म के धांधली के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने शफी जान साहब का नाम लेके एक बाकायदा पूरी प्रेस रिलीज जारी की है, और उसके ऊपर हसन अयूब साहब ने ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफी जान जिमनी इंतखाबात पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, यानी सीधी उर्दू में झूठ बोल रहे हैं। मेरे फेवरेट शफी जान, इस प्रेस रिलीज की सबसे कीमती चीज इसकी आखिरी लाइन है, बराए करम उसे कम से कम 500 बार पढ़ें, यकीन करें ये आपके दिल को बहुत भाएगी। अच्छा, अब आखिरी लाइन क्या है? आखिरी लाइन ये है जी प्रेस रिलीज की कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब पता नहीं कौन सी कार्रवाई होती है। वैसे बहुत सारे सहाफियों को आखिरी पैराग्राफ, आखिरी लाइन जो है वो बड़ी समझ आ जाती है, हमें तो बड़ी मुश्किल से समझ आती है। पर एनीवे, शफी जान साहब को उन्होंने ये कहा है कि भाई वो आखिरी लाइन आप जरा गौर से पढ़ लें और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ शफी जान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने जो जिमनी इंतखाब थे उसमें धांधली के हवाले से काफी ज्यादा इल्जाम वगैरह भी लगाए, और उन्होंने कहा कि मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूं, बहुत सारे लोग दीगर इलेक्शन लड़ते हैं, हमेशा वहीं पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वहां से आरओ के ऑफिस से फॉर्म 47 जारी होता है, लेकिन ये जो इंतखाब था, जिमनी इंतखाब था हरीपुर वाला, उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद से फॉर्म 47 जारी हुआ है। तो ये इल्जामात उन्होंने लगाए, और इससे पहले भी वो मसलसल ये कहते आए हैं कि हम वो हल्का जीते में। और इनके अलावा जो इनके दीगर लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है, उमर अयूब साहब का, उनके दीगर जो साथी हैं, सबका ये मौकिफ है कि जी हरीपुर के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पहले हम जीत रहे थे, हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं वो कुछ और हैं, जो अंदर फॉर्म 45 शो किए गए, जो इलेक्ट्रॉनिकली जिनका डेटा डाला गया वो कुछ और हैं। और अब वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि फॉर्म 47 जो है वो आरओ के दफ्तर के बजाय तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो इस्लामाबाद से
जारी किया गया, ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा। तो अब देखते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या करता है। और शफी जान साहब ने एक और अनाउंसमेंट भी की है जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नया जिला बनने जा रहा है जिसको अपर स्वात कहा जाएगा, बर स्वात। और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है कि सूबाई काबीना ने बर स्वात यानी अपर स्वात के नाम से नए जिले की क्याम की मंजूरी दे दी है। नए जिला बर स्वात का हेडक्वार्टर मट्टा होगा। तो एक नया जिला बनने जा रहा है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ARY के प्रोग्राम रिपोर्टर्स में असद उमर साहब में और हसन अयूब साहब के दरमियान बड़ा एक दिलचस्प मुकालमा हुआ। हसन अयूब साहब ने कहा कि आप बड़े तगड़े वजीर थे, लेकिन आपके जो हल्के में ये इलाके हैं वहां पे काम नहीं हुआ, क्योंकि हसन अयूब साहब भी मुकामी है, इस्लामाबाद के पास ही उनका हल्का बनता है। और आपको पता है कि असद उमर साहब भी इस्लामाबाद से इलेक्शन जीते थे। तो असद उमर साहब ने कहा कि मैं एक बात करना चाहता हूं, PTI वाले नाराज ना होना, मैं पार्टी में शामिल होने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया तो आज भी अंजम वकील साहब को या किसी को भी नून लीग टिकट दे दे और मुझे PTI टिकट दे दे, मैं सीट भी नहीं लूंगा, सिर्फ इलेक्शन लड़ूंगा, तो उस पूरी कौम को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद किसके साथ खड़ा है और वो किसको वोट देंगे। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल भी थोड़ा सा इसका जिक्र हुआ था। पलवशा खान और अलीम खान के दरमियान जो बहस हुई कायमा कमेटी के इजलास के दौरान, मैं चाहता हूं ये छोटा सा आप क्लिप देखें, फिर हम आगे गुफ्तगू करते हैं। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। You shut up! You shut up! जी आपने सुना, काफी सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है। बुनियादी तौर पे पलवशा खान साहिबा ये कह रही हैं, बाहर निकल के भी उन्होंने फिर मीडिया से बात की, उन्होंने ये कहा कि सरकारी खर्चे के ऊपर एक सड़क बनाई गई है जिसका फायदा एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को हो रहा है। और वो जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है वो बुनियादी तौर पे है अलीम खान साहब की। आपको पता है कि अलीम खान जो हैं इनका काफी ज्यादा काम है प्रॉपर्टीज का और सोसाइटीज का। इनकी पार्क व्यू सोसाइटी भी है जिधर पानी आ गया था और बड़ा मसला बना था, बड़ी रिपोर्टिंग वगैरह होती रही हालिया सैलाब के अंदर। लेकिन अब ये एक सड़क बनाई गई है, सरकारी पैसे से बनाई गई है, और उसके ऊपर ये एलेज किया जा रहा है कि जनाब उस सड़क का फायदा अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी को हो रहा है। और उसके ऊपर पलवशा खान साहिबा ने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि इस पे हम सवाल तो करेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि आपसे सवाल ना किया जाए। वहां से ये सारी बहस चली और फिर जो कुछ भी हुआ अब वो तारीख का हिस्सा है। अलीम खान साहब ने भी आगे से सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया, पलवशा खान साहिबा ने भी उन्हें कहा शट अप, उन्होंने कहा यू शट अप। पहले अलीम खान साहब ने कहा जनाब हु डेयर यू, बाद में जब उन्होंने पलवशा खान साहिबा ने आगे से कहा हाउ डेयर यू, तो उन्होंने भी आगे से कहा हाउ डेयर यू। और मतलब काफी बहस हुई, पर मेन क्वेश्चन वही है कि अगर सरकारी पैसे से एक सड़क बनी है और उस सड़क का फायदा एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को हो रहा है और वो निजी हाउसिंग सोसाइटी माशाल्लाह उसी वजीर की मलकियत है, तो फिर उसके ऊपर तो असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं या सेनेटर्स हैं, वो क्वेश्चन तो करेंगे। ये क्वेश्चन हुआ। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जी अलीम खान साहब जो हैं वो भी अवामी नुमाइंदे हैं, वो भी वहां पे वोट लेके आए हैं, उनके हल्के के हवाले से जो बहस वगैरह होती रहती है वो भी सबको पता ही। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अवामी पैसा खर्च हुआ है, एक रोड बनी है, उस रोड का अवाम को फायदा कितना हुआ है। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि अगर किसी निजी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा हो रहा है तो उधर अवाम नहीं रहना है, अवाम नहीं खरीदनी है, तो चले उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन जो वजह तनाजा थी, जो वजह बहस थी, वो मैंने आपको बता दी कि वो रोड बनाई गई है अवामी पैसे से। और पलवशा खान साहिबा का जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई ये पैसा यहाँ पे क्यों लगाया गया और इस निजी हाउसिंग सोसाइटी को इससे फायदा हो रहा है। और गालबन वो जो हाउसिंग सोसाइटी है वो वजीर मौसूफ की है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई आप मुझ पर इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। अच्छा, इल्जामात की बात की जाए तो आपको पता है सीनियर साफी मतीउल्लाह जान साहब हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था 26 नवंबर के बाद। उनके ऊपर मंशियात वगैरह का मुकदमा चल रहा है और कहा गया था कि उनसे आइस बरामद हुई है, ये बरामद हुआ है, वो बरामद हुआ है। और उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में तो राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे बैठ के कहा था कि उनके ऊपर जिस किस्म का मुकदमा बनाया गया वो इंतहाई भोंडा किस्म का मुकदमा है। लेकिन वो जो मुकदमा है अब सरकार उसको परसू कर रही है और आज जो है उसमें डेट भी लगी हुई और कहा यह जा रहा है कि आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी मतीउल्लाह जान साहब पे और उनकी जानिब से एडवोकेट मियां अली इशफाक साहब आज दलाइल देंगे। और मतीउल्लाह जान साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि भाई इस हवाले से हमने एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दी हुई है, अभी तक वो दरखास्त नहीं लगी, उससे पहले मुझ पर फर्द जुर्म आयद करना ये मुनासिब नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हुकूमत मामला चला रही है। तो वो इस किस्म की तनकीद हुकूमत के ऊपर कर रहे हैं। सीनियर साफी साकिब बशीर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है कि निजाम इंसाफ का अफसोस
अफसोसनाक पहलू है कि झूठे फेक जाली मंशियात और दहशतगर्दी के केस में कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। हुकूमत की जानिब से इस केस को सपोर्ट करना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अब इशू ये है कि ये हुकूमत ने तो सपोर्ट करना ही करना है इसको, इसलिए कि उन्होंने ही गिरफ्तार किया था और उन्होंने ही मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये इल्जामात लगाए थे और कहा गया था कि उनसे ये चीज बरामद हुई और वो चीज बरामद हुई है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियात कहती रही हैं कि जनाब ये केस भोंडा किस्म का है, इसको आगे नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो केस चल रहा है। कल भी वो मैंने स्टोरी आपसे शेयर की थी कि सोराब बरकत की जो स्टोरी है उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। फिर कोई ईमान मजारी का मुकदमा भी चल रहा है, उसका मुकदमा भी चल रहा है, उसका भी मुकदमा चल रहा है। इतने ज्यादा मामला हुकूमत ने खोले हुए जो लॉन्ग रन में मेरे ख्याल में हुकूमत को बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। और अभी शॉर्ट रन में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह आलमी इदारों की तवज्जो इन सारी चीजों के ऊपर हो रही है, वो इसके उधर से रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो इतने ज्यादा महाज या इतने ज्यादा एकदम से फ्रंट खोलना मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए मुनासिब है। और स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर कि जहां पे बहुत सारे आलमी सतह के ऊपर कहा जाता है कि जी आपसे ये गारंटी चाहिए, आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना करें, आपका GSP+ स्टेटस है, आपका ये है वो है, ये बहुत सारी चीजें, तो उसके ऊपर हुकूमत को खुद भी देखने की जरूरत है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज को जबरदस्ती जोर से या ताकत से ही दबाने की कोशिश की जाए। कुछ चीजें जो है उसको अगर बंदा इग्नोर कर दे तो वो टू बी ऑनेस्ट उनका असर वैसे ही जायल हो जाता है, उनका असर कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको पुश करना शुरू हो जाए तो वो एक कांस्टेंट जो है ना आपके लिए वो एक पेन बन जाता है और उससे एक नई नई चीजें जन्म लेती रहती हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि ये जो सहाफियों के खिलाफ इस किस्म के एक्शंस किए जा रहे हैं इनके ऊपर हुकूमत थोड़ी सी नजरसानी करेगी और ये वही हुकूमत बनेगी जो ये ऑपोजिशन में जो गवर्नमेंट इन वेटिंग थे ना, जब ये लोग जब जिस तरह की बातें ये उस वक्त करते थे, चाहे बिलावल साहब हो जाए, चाहे नून लीग की क्यादत हो जाए, जिस तरह की बातें ये उस वक्त करते थे, अब हम उम्मीद करते हैं कम से कम 10% तो वैसा ये अपना रवैया कर लें मीडिया या दीगर चीजों के हवाले से। पर एनीवे अब देखते हैं कि आज फर्द जुर्म आयद की जाती है या फिर इस मामले को पोस्टपोन किया जाता है। अच्छा जी, अगली जो दो स्टोरीज है ना वो इंटरलिंक्ड हैं, ये जुड़ी हुई हैं और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक स्टोरी है भारत के हवाले से, कैसे वो दरियाए चिनाब में कभी पानी रोक लेता है, कभी पानी छोड़ देता है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी स्टोरी ये है कि जो अफगान नायब नाज़िमुल अमूर हैं उनको दफ्तर खारजा तलब किया गया और अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। वहां से जैसे यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर एहतजाज किया गया है। अब ये दोनों चीजें जुड़ी हुई क्यों हैं? मैंने आपसे ये चीज पहले भी शेयर की थी कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसके हवाले से बाकायदा बयान जारी किया है। उनके जो रिपोर्ट आ रहे हैं उस पे उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो जारी की हैं। गालिबन अक्टूबर के महीने में ये सब कुछ मुकम्मल हो गया था और 15 अगस्त को इसको रिलीज किया गया, जिसमें कहा गया है कि भारत ने एक तरह से बैनुल अक़वामी जो कानून है उनकी खिलाफ वर्जी की और उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वहां पे जानी नुकसान हुआ। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अब तारीख का हिस्सा है। उसके बाद कहा जा रहा था कि जी अक्टूबर नवंबर में भारत दोबारा हमला करेगा और मैंने आपको कहा था कि जैसा पाकिस्तान की आर्मी ने उनके साथ सलूक किया है भारत के साथ, जैसी उनको शिकस्त दी है, जैसे उनके जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं, अब ये दोबारा हिम्मत नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। लेकिन ये उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, ये यहाँ पे दहशत गर्दी करवाने की कोशिश करेंगे अपनी प्रॉक्सिस के जरिए। ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमलावर होंगे। जो पिछला भी सैलाब आया था, पहले इन्होंने पानी रोका फिर पानी छोड़ा, उससे क्या हुआ? उससे पाकिस्तान की फसलें मुतासिर हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूं। लोग इसको शायद पता नहीं, उतना हुकूमत वाले भी तवज्जो नहीं देते इसके ऊपर। मैं नहीं देखता कि उस पर कोई ज्यादा बात हो रही हो, लेकिन ये बुनियादी तौर पे आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमला है। जब भी कोई फसल आने वाली होती है, फसल लगने वाली होती है, ये इस किस्म की हरकत करते हैं जिससे फसल को नुकसान पहुंचे। और पिछली दफा भी जो सैलाब आया था उससे बड़े पैमाने पे किसान मुतासर हुआ था, फसलें मुतासर हुई थी, गंदम की फसल मुतासर हुई थी और अब भी ये इसी किस्म की हरकत कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं, जो पानी के साथ ये कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी है। एक ये दहशतगर्दी है और दूसरी जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो भी काफी हद तक उसमें जो है इनकी मेहरबानी है, इनका आशीर्वाद है। ये बड़े करीब जा रहे हैं अफगान हुकूमत के करीब भी, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बन रहे हैं और अब इनको पता है कि हम डायरेक्ट तो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते, आगे से उसी किस्म का जवाब मिलेगा जिस तरह पहले जवाब मिला। तो ये दो फ्रंट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान के साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूएशन है उसी चीज की जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके की थी। अब आगे ये मामला इस तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ये एक तरह से जो है ऐलान जंग होगा अगर आप बार बार पाकिस्तान के
पानी के साथ इस तरह छेड़छाड़ करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि भाई आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इसको आप रोकें, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। मेरे ख्याल में भारत से ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, तजारत भी होनी चाहिए, लेकिन भारत के मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ हमारे जो टाइज हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के हैं, उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, बैठ के मसाइल को हल करने की जरूरत है। जिस तरह यहाँ से अफगान शहरियों को भेजा जा रहा है उसमें भी देखने की जरूरत है कि कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। उनके साथ हमारे हिस्टोरिक टाइज हैं, फिर बरादर हमारा इस्लामिक मुल्क है, तो थोड़ा सा वहां पर हमें भी देखने की जरूरत है कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये स्टोरीज मेरी नज़र में जो है ये जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है या ये आबी दहशतगर्दी जो भारत कर रहा है, ये मेरे ख्याल में एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। आखिरी स्टोरी जनाब जो आपके साथ शेयर करनी है वो है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश के जो स्टूडेंट लीडर हैं उनका जस्द खाकी वापस आ गया है। आपको पता है कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनको गोली मारी गई, कातलाना हमला हुआ, उसमें वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था पिछली हुकूमत को फारिग करने में और प्रोटेस्ट वगैरह को लीड वगैरह भी किया था, उनके स्पोक्स पर्सन भी थे, और अब इनको गोली मार दी गई। ये इलेक्शन की अपनी कंपेन कर रहे थे, कुछ दिन इनका इलाज गालबन ढाका वगैरह में हुआ, फिर इनको सिंगापुर भेज दिया गया, वहां पे ये कुछ दिन लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर रहे और फिर वहां पे इनकी डेथ हो गई और अब इनका जस्द खाकी वापस आ गया ढाका में और वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। एक चीज जब हुकूमत ने ऐलान किया था, जब ये जो इंटरिम हुकूमत बनी हुई है इस वक्त ढाका के अंदर या बांग्लादेश में, और उन्होंने कहा था कि हम अगले साल इस वक्त इलेक्शंस करवाएंगे, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे ये लगता है कि इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी और सिस्टम के अंदर भी सिस्टम की बाकियात होती हैं, मुख्तलिफ वहां पे फोर्सेज होती हैं। अगेन वहां पे इल्जाम, इस कत्ल का इल्जाम भी भारत के ऊपर लग रहा है, भारत के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और भारत आपको पता है कि काफी ज्यादा गुस्से में है। बांग्लादेश पहले तो टोटल पूरा कंट्रोल कर रहे थे और अब पूरी 180 डिग्री की वहां पे जो है ना चेंज आई है, जो भारत से हजम नहीं हो रही। तो हो सकता है उनका भी किरदार हो, लेकिन जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, अब वो इंटरिम गवर्नमेंट को बताएंगे जनाब ये हालात ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और ये बात मैंने आज से 6-7 महीने पहले रिकॉर्ड के ऊपर अपने व्लॉग में आपसे कही थी कि इलेक्शन से पहले मुझे ये लगता है कि ये ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और वक्त के ऊपर इलेक्शन ना हो और मौजूदा जो हुक्मरान है उनको कहा जाए कि आप बड़ा बेहतरीन चला रहे हैं, इसी को कैरी ऑन करें। तो अब मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाने के लिए, उधर गड़बड़ करने के लिए ये जो टारगेट किलिंग की गई है, मेरे ख्याल में इसकी इसका जो बुनियादी मकसद है या बुनियादी रीजन है वो यही है कि वहां पे इसी किस्म का टर्मोइल रहे, वहां पे इसी किस्म की सूरत हाल रहे, ताकि एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना इस्तेहकाम ना आ सके और वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसको तूल दिया जाए और जिन लोगों ने अपने अपने फायदे उठाने हैं, जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जो भी वहां पे जुल्म हो रहा था, वो सारे लोग चले तो नहीं गए ना, वो इसी सिस्टम का हिस्सा थे, वही सब लोग थे। आज उनमें से मेजॉरिटी अपने सरकारी ओहदों पे भी बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आई होप के इलेक्शंस वगैरह टाइम पे हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके अलावा मजीद कोशिशें भी की जाएंगी और ऐन मुमकिन है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन वगैरह करना पड़े। लेकिन फिलहाल जो है ये मेरा तज्जिया है, मेरी कोई खबर नहीं है, ऐन मुमकिन है कि इलेक्शंस वगैरह टाइम पे हो जाएं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।